नमस्कार दोस्तों। बिहार के राजनीतिक चक्लस में परिस्थितियां कब किस तरफ बदल जाएं कहना मुश्किल है। वैसे राजनीति को लेकर के एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पे वातावरण पवित्र कठिन है। जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में हो रही हैं, ये कोई नई नहीं है। मैं आज का मुद्दा लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास जी की जो पार्टी है, उनके लड़के चिराग पासवान जी की जो पार्टी है, उसके बारे में मैं आज अपना चर्चा सीमित रखूंगा। उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक, मतलब चिराग पासवान के जो पिताजी थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्हें मौसम वैज्ञानिक, राजनीति का मौसम वैज्ञानिक माना जाता था। और दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी उनके बारे में। एक, सत्ता की चाबी होना उनके पास। बात 2002 की है, तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार चल रही थी। उस समय रामविलास पासवान जी अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट के मिनिस्टर थे। उसी समय एक दुखद घटना गुजरात के दंगों वाली घटित घटित हुई। रामविलास पासवान 2002 के दंगों के लिए खुलकर मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे। और उनका कहना था कि मोदी जी की सरकार, जो अभी श्रद्धेय मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, वह दंगों को नियंत्रित करने में फेल रहे। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के जो अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हैं, उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा था। चिराग पासवान बीजेपी के साथ तो थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी, उस समय अभी जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के खिलाफ उन्होंने चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़ा किए। और कहीं ना कहीं ये मानना था कि जदयू की जो हालत खराब हुई, जदयू की जो सीटों में भारी कमी आई, उसका एक बहुत बड़ा कारण ही चिराग पासवान का जदयू के खिलाफ, जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को उतारना था। चिराग पासवान को ऐसा भरोसा था कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल लेंगे, और इसीलिए वो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा करते थे। जबकि एक जनरेशन पहले 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट से रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दे दिया था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। रामविलास पासवान जी 2002 के दंगों के लिए मोदी जी की खुलकर आलोचना कर रहे थे। अब परिस्थितियां बदली हैं। परिस्थितियां किस कदर बदली हैं कि अभी जब 2002 में वाजपेयी की सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव आया, 30 अप्रैल 2002 की घटना थी। तो जब 30 अप्रैल को वाजपेयी सरकार के खिलाफ जब निंदा प्रस्ताव की बात आई, तो बीजेपी को उस समय दो लोग समर्थन कर रहे थे। टीडीपी बाहर से समर्थन कर रही थी, तेलुगु देशम पार्टी जो अभी चंद्रबाबू नायडू की है। तो बीजेपी को ओरिजिनल डर टीडीपी से था। उनको लगता था कि चंद्रबाबू नायडू इस मामले पे समर्थन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हुआ उसके जस्ट उलट। उस समय बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी थी, उन लोगों को शर्मिंदगी का सामना इसलिए करना पड़ा कि टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने गुजरात सरकार के आलोचना, मुखर आलोचना तो की, लेकिन उन्होंने केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार का समर्थन किया। लेकिन सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था जो हुआ। रामविलास पासवान जी ने इस्तीफा दे दिया और सरकार को अपनी फजीहत करानी पड़ गई। अब मैं जो मुख्य मुद्दे की बात कर रहा था, इसी तरह से 2005 के जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, वो 2005 में ही दो बार हुए। एक बार चुनाव फरवरी में हुआ। फरवरी में जब चुनाव हुए, तो लोक जनशक्ति पार्टी को उस समय 29 सीटें मिली थी। लेकिन रामविलास पासवान इस बात पे अड़ गए कि या तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए या वो दलित समुदाय से होना चाहिए। और इसके लिए न राष्ट्रीय जनता दल तैयार हुई और न जनता दल यूनाइटेड भाजपा तैयार हुई। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और फिर से इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर के महीने में 2005 में हुए।
इस इलेक्शंस का जो रिजल्ट हुआ, तो लोक जनशक्ति पार्टी की सीट 29 से घट करके 10 रह गई, 19 सीटों का घाटा हुआ। तो जो 2005 के चुनाव हुए, जो जनवरी फरवरी फरवरी में जो चुनाव हुए 2005 में, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस था। चर्चा के बिंदु इस बात पे मैं कह रहा हूं कि अभी आरा के चुनाव जनसभा में और बिहार में अनेक जनसभाओं में माननीय चिराग पासवान जी ने कहा है कि वो 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा ने इसका विरोध नहीं किया है, उनकी बातों का रफूक किया है कि वो उनके 243 सीटों पे लड़ने का मतलब एनडीए के 243 सीटों से है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक थे, उन्हें अंदाजा था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है या किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, और बिहार की सत्ता की चाबी रही 2005 में, तो बिहार की सत्ता की चाबी उनके पास रही। तो हो सकता है कि इस चुनाव में जो सांकेतिक बातें चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में है या वो लड़ सकते हैं, तो अगर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो इसमें दो बातें हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि अगर वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र की राजनीति में बहुत दिन तक मैं नहीं रह सकता, तो यानी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकता हूं और विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकता हूं, इसका मतलब महत्वाकांक्षा तो कुछ और कह रही है। अब उस बात के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार के युवाओं के बीच में वो एक लोकप्रिय चेहरा है, और जेडीयू में जिस तरह की नेतृत्वहीनता है, वैसी परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री के एक उचित उम्मीदवार भी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रमोट करे या ना करे, लेकिन अभी जिस तरह से जातिगत जनगणना की बातें चल रही हैं, तो चिराग पासवान जी के पास आज भी सत्ता की चाबी है और बिहार की राजनीति को बदलने की ताकत भी है। अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाएं तो एक अलग समीकरण ही बन के तैयार हो जाएगा। वो समीकरण की काट फिर एनडीए के पास नहीं है। इसलिए दोनों लोग कितना विश्वास कर रहे हैं एक दूसरे पे और कितने अविश्वास की खाई है, ये कहना मुश्किल है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नेतृत्व विहीन है। कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसके दम पे चुनाव लड़ा जा सके। मैं राज्य स्तर की बात कर रहा हूँ, और ये नेतृत्वहीनता 1-2 साल से नहीं है। हम लोगों ने जब से होश संभाला और राजनीति को समझना शुरू किया, तब से ये नेतृत्वहीनता है। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री रहे, 2 टर्म में उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो मास गैदरिंग के लीडर नहीं थे। फिर तारकेश्वर प्रसाद हुए, रेणुका देवी हुई, ये लोग उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये लोग मास लीडर बिहार के कभी नहीं हो पाए। अभी सम्राट चौधरी हैं, लेकिन वो एक मास लीडर के रूप में नहीं जाने जाते हैं, उनके चेहरे से वोट नहीं गेन किया जा सकता है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दुर्दशा क्या है कि उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। कहने के लिए कहा जा सकता है कि हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है, जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता हो गई, या फिर राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी हो गए, या फिर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव हो गए। लेकिन सच्चाई यही है, बिहार में भाजपा की सच्चाई यही है कि भाजपा के पास वो चेहरा नहीं है, एक मुश्त चेहरा नहीं है जो किसी एक वर्ग विशेष का भी वोट ले सके। नेता तो बहुत हैं, लेकिन उनका एक अपना ऑरा जो है, उनका एक दायरा है, वो सीमित दायरा है, और वो सीमित दायरा बिहार जैसे संकीर्ण जातिगत राजनीति वाले क्षेत्र में काम नहीं आ पाती है। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति कल को फिर से पलट जाए तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा, या
चुनाव के परिणाम के बाद से पलट जाए तो भी कहना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है बिहार में। पिछले 20 साल से तो यही हालात हैं कि कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ है, ये कहना मुश्किल है। सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक अच्छी बात है कि वो सैद्धांतिक रूप से वो दृढ़ है कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि सच्चाई ये है कि पहली बार उनकी सरकार भाजपा के सपोर्ट से बनी थी, वो अलग बात है। मतलब लालू प्रसाद यादव जी जो मुख्यमंत्री बने थे उसमें जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये कब किस दिशा में चले जाएं इसका प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। और ये प्रिडिक्शन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा कि विधानसभा के रिजल्ट क्या आते हैं। भाजपा के साथ सबसे बड़ी चुनौती है राजनीतिक तो नेतृत्वहीनता की कमी। जो स्थिति बिहार में कांग्रेस की है, कमोबेश वही भाजपा की भी है। बस अंतर यह है कि कांग्रेस के साथ न तो कोई जाति बची है, न कैडर बचा है। भाजपा के साथ ओबीसी के कुछ वोट और सवर्णों के वोट तो तय हैं, लेकिन नेतृत्वहीनता तो है ही। और मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर के उतना उत्सुक भी नहीं है कि उस नेतृत्वहीनता को समाप्त किया जाए। इस अंक में बिहार के राजनीतिक चकलस में बस इतना ही। अगले किसी मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।